बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अदनान खान है और मैं चाइना की शंतु यूनिवर्सिटी में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि चाइना से किस तरह पोस्ट डॉक को अवेल किया जा सकता है। इसके अलावा हम कुछ कॉमन क्वेश्चंस को आंसर करने की भी कोशिश करेंगे, जैसा कि चाइना से ही क्यों पोस्ट डॉक करनी चाहिए? क्या यहाँ पे रिसर्च अपॉर्च्युनिटीज़ अच्छी हैं, यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं? इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अगर आप ओवर एज हैं या आपकी पीएचडी को 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो तब क्या किया जा सकता है? कितने टाइप की पोस्ट डॉक्स हैं? एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है? कॉन्ट्रैक्ट क्या है? किस तरह से हमने ईमेल को लिखना है? एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने मेन क्वेश्चंस को यहाँ पे पॉइंट आउट किया है। तो आपको जो क्वेश्चन सूट करता हो या वीडियो का जो हिस्सा आपको सूट करता हो, आप डायरेक्टली उससे पे भी स्किप कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन ये है कि चाइना से ही पोस्ट डॉक क्यों करनी चाहिए? इसका सिंपल सा आंसर है कि नंबर 1, चाइना में नंबर ऑफ पोस्ट डॉक पोजीशन बहुत ही ज़्यादा है कंपेयरिंग टू एनी अदर कंट्री। दूसरा और बड़ा ही इंटरेस्टिंग इसका आंसर ये है कि चाइना से पोस्ट डॉक को विन करना कंपैरेटिवली ज़्यादा ईज़ी है। और तीसरी जो कि निहायत ही अहम भी है, और वो ये है कि चाइना के अंदर जो सैलरीज़ हैं वो कंपेयरिंग टू एनी अदर कंट्री या तो उनके इक्वल हैं या उनसे बेहतर हैं। इसकी वजह ये भी है कि यहाँ पे लिविंग कॉस्ट कम है और आपके पास सेविंग एंड ऑफ द डे ज़्यादा होती है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ पर रिसर्च अपॉर्च्युनिटीज़ हैं या यहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं? क्योंकि चाइना के बारे में एक आम बात जो अक्सर की जाती है कि चाइना में रिसर्च स्टैंडर्ड्स अच्छे नहीं हैं या यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के स्टैंडर्ड अच्छे नहीं हैं। तो ये बात बिल्कुल ही गलत है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। चाइना के अंदर बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत अच्छी लैब्स हैं और बहुत अच्छी रिसर्च अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, नो डाउट। ऑफ कोर्स हर जगह पे अच्छी और नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफ़ाइल कैसी है और आपका रिसर्च एरिया कौन-सा है, आपकी रिसर्च कैसी है, आप किस लैब में अप्लाई करते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप अच्छी लैब में अप्लाई करेंगे तो आपके पास रिसर्च अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ही ज़्यादा होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बेसिकली 2 ही कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि आपकी मैक्सिमम एज 35 इयर्स होनी चाहिए, जबकि दूसरी कंडीशन ये है कि आपकी पीएचडी की डिग्री विद इन लास्ट 3 इयर्स ही हो। अगर आप इन दोनों में से किसी एक कंडीशन को भी मीट नहीं करते, तो आप इस पोस्टडॉक को अवेल नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन ये होता है कि अगर कोई ओवर एज हो या इनमें से किसी एक या दोनों कंडीशन को मीट नहीं करता, तो तब क्या करना चाहिए? तो यही हमारा बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि चाइना में कितनी टाइप की पोस्टडॉक्स ऑफर की जाती हैं। तो याद रखें, चाइना में 2 टाइप की पोस्टडॉक्स ऑफर की जाती हैं। जिनमें से जो पहली पोस्टडॉक है, वो ऑफर की जाती है नेशनल पोस्ट डॉक्टोरल सिस्टम के थ्रू। इस पोस्ट डॉक का फ़ायदा ये है कि इनमें नंबर ऑफ पोस्ट डॉक पोज़ीशन बहुत ही ज़्यादा होती हैं। ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी के अंदर आप सिंपल एक प्रोफ़ेसर को ईमेल करें और अगर प्रोफ़ेसर आपको एक्सेप्ट करते हैं, तो आप इस पोस्ट डॉक को अवेल कर सकते हैं। इस पोस्ट डॉक का फ़ायदा ये होता है कि इसकी जो सैलरीज़ होती हैं, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट देती है। इसलिए आपको प्रोफ़ेसर की तरफ से ज़्यादा प्रेशर भी नहीं फ़ेस करना पड़ता और आप बहुत ही स्मूथली और एक अच्छी रिसर्च के साथ पोस्ट डॉक को कंप्लीट कर सकते हैं। जबकि जो दूसरी पोस्ट डॉक है, वो बेसिकली ऑफ़र की जाती हैं यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से या डायरेक्टली प्रोफ़ेसर की तरफ से। इस पोस्ट डॉक की जो सैलरी होती है, वो प्रोफ़ेसर के फंड से पे की जाती है या प्रोफ़ेसर के पास जो प्रोजेक्ट है, उसमें से पे की जाती है। इस पोस्ट डॉक का मसला ये है कि इनमें कंपैरेटिवली पोज़ीशंस कम होती हैं और बाद-ओ-औक़ात प्रोफ़ेसर आपसे बहुत ज़्यादा काम भी निकलवाते हैं। लेकिन नो डाउट इनकी सैलरीज़ भी काफ़ी अच्छी ही होती हैं। इसके अलावा मैं जो आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ, तो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप पोस्ट डॉक के लिए ही अप्लाई करें। चाइना में आप रिसर्च एसोसिएट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रिसर्च फेलो के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा रिसर्च असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इवन आप फैकल्टी पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया या एसोसिएट प्रोफेसर हो गया या इवन फुल प्रोफेसर हो गया। ऐसा होता है कि चाइना में चूँकि बहुत सारी लैब्स हैं, जहाँ पे प्रोफेसर्स को एक्सपीरियंस्ड रिसर्चर्स चाहिए होते हैं, तो इसके लिए ज़ाहिर-सी बात है, एक्सपीरियंस्ड रिसर्चर यूजुअली ओवर एज्ड होते हैं, 35 से अबव होते हैं या उनकी डिग्री ज़्यादातर 3 साल से पुरानी ही होती है, तो वो नेशनल पोस्ट डॉक्टोरल सिस्टम के थ्रू एलिजिबल नहीं होते। चाहे वो चाइनीज़ हैं या वो फॉरेनर्स हैं, दोनों के लिए सेम कंडीशन है। तो इस सूरत में क्या होता है कि प्रोफेसर्स फैकल्टी पोज़ीशन को ऑफ़र करते हैं या रिसर्च एसोसिएट हो गए, जो पोज़ीशन मैंने पहले मेंशन की हैं, इस तरह की पोज़ीशन को वो लोग ऑफ़र करते हैं और इस पोज़ीशन पे वो हायर करते हैं रिसर्चर्स को। तो कहने का मकसद ये है कि चाइना के अंदर आप चाहे किसी भी एज में हैं या आपकी पीएचडी को जितना भी टाइम हो चुका है, आप हमेशा ही एलिजिबल हैं और आप किसी न किसी जगह पर पोज़ीशन को हासिल कर सकते हैं और सैलरी में कुछ ख़ास डिफ़रेंस नहीं होता। आप चाहे जिस भी पोस्ट डॉक या जिस भी पोज़ीशन पे अप्लाई करें,
सैलरीज़ ऑलमोस्ट इनकी सेम ही होती हैं। एक और जो मैं आप लोगों को मशवरा देना चाहूँगा वो ये है कि चाइना के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो कि किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के साथ एफ़िलिएटेड होते हैं। जैसे कि इनकी एक बहुत फ़ेमस यूनिवर्सिटी है, चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंस। इसके बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कि ऑलमोस्ट हर एक सिटी के अंदर पाए जाते हैं। तो वहाँ पर इस तरह की पोज़ीशन बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि वहाँ के जो प्रोफ़ेसर होते हैं, वो बहुत ही नामी-गिरामी होते हैं। उनके पास बड़े-बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके पास बहुत सारी फंडिंग होती है। तो यूजुअली इस तरह के प्रोफ़ेसर्स को हर वक़्त रिसर्चर्स की ज़रूरत होती है। तो आप जब भी आप अप्लाई करने का सोच रहे हों, तो आप इस तरह के इंस्टीट्यूट को सर्च करें और वहाँ पे अप्लाई करें। अगला क्वेश्चन है कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है? किस तरह से प्रोफेसर्स को कॉन्टैक्ट करना है और इस सारे प्रोसेस में क टाइम कितना लगता है? पोस्ट डॉक की ड्यूरेशन कितनी होती है? क्या इसको फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? तो देखिए, इसका जो प्रोसीजर है वो निहायत ही सिंपल सा है। आप सिंपली एक अच्छी-सी ईमेल टाइप करें और साथ में अपनी सीवी को अटैच करें और प्रोफ़ेसर को सेंड कर दें। अगर प्रोफ़ेसर को आपकी प्रोफ़ाइल पसंद आती है, तो वो आपको एक्सेप्टेंस दे देगा एंड देन आप यूनिवर्सिटी के साथ अप्लाई कर सकते हैं और इस सारे प्रोसेस के अंदर आपको 1 महीने से लेकर 3 महीने लग जाते हैं। अगर आप चाइना के अंदर हैं, तो आप एवरेज डेढ़ महीने के अंदर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप चाइना से बाहर हैं, तो आपको 3 महीने भी लग सकते हैं और उसके बाद जो वीज़ा प्रोसेस होता है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से मुल्क में हैं और किस शहर में हैं। तो उसी हिसाब से आपको वहाँ पे टाइम लग सकता है। और अगली बात ये है कि वो इस पोस्ट डॉक की ड्यूरेशन कितनी होती है? तो देखिए, अगर आपने पोस्ट डॉक्टोरल सिस्टम के थ्रू अप्लाई किया है, तो इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो मैक्सिमम 2 ईयर ही होती है। ये 2 साल से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकती। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है, जहाँ पे ये 3 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन जनरली ये 2 साल ही होती है। हाँ, अलबत्ता आप अगर अ जो सेकंड टाइप की पोस्ट डॉक है, जो कि आप प्रोफ़ेसर के साथ डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, जहाँ पे एज लिमिट नहीं होती, तो वहाँ पे आप इस पोस्ट डॉक को 2 साल से 5 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं। अगेन ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाइना में पोस्ट डॉक या बाकी जो पोज़ीशन मैंने मेंशन की है, इनकी सैलरी कितनी होती है? टैक्स कितना पे किया जाता है? क्या ये सैलरी इनफ होती है? तो मैं आपको बताता चलूँ कि चाइना में जो सैलरीज़ होती हैं, वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी प्रोविंस टू प्रोविंस और इवन सिटी टू सिटी भी वेरी करती हैं। हाँ, अलबत्ता मैं आपको एवरेज बता सकता हूँ कि चाइना में चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, एवरेज जो पोस्ट डॉक की सैलरीज़ होती हैं, वो 200,000 आरएमबी से लेकर 400,000 आरएमबी पर एनम हो सकती है। इसके अलावा कुछ सिटीज़ के अंदर इनकी सब्सिडीज़ भी होती हैं, कुछ प्रोविंस की सब्सिडीज़ होती हैं। तो ये सारी सब्सिडीज़ मिलाने के बाद आपको एक बहुत ही अच्छी और अट्रैक्टिव सैलरी ऑफ़र की जाती है। जहाँ तक टैक्स की बात रही, तो अगर आप पाकिस्तान से हैं तो और आपने पहले कभी चाइना में जॉब नहीं की, तो पहले 2 साल तक आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसके बाद जो टैक्स क्राइटेरिया होता है, वो भी नॉमिनल से ही होता है। यूजुअली 2000 से लेकर 5000 तक आप टैक्स पे करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस यूनिवर्सिटी में या कौन से प्रोविंस में अच्छी सैलरीज़ ऑफ़र की जाती हैं? तो मैं आपको बताता चलूँ कि चाइना में जो सैलरीज़ होती हैं, वो प्रोविंस टू प्रोविंस बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं। कुछ प्रोविंस में सैलरीज़ बहुत ही अच्छी दी जाती हैं, जबकि कुछ प्रोविंस में सैलरीज़ कंपैरेटिवली कम होती हैं। जैसे कि जो गुआंगडोंग प्रोविंस है चाइना का, यहाँ की सैलरीज़ बाकी तमाम प्रोविंसेस से अच्छी कहलाई जाती हैं। यहाँ पे जो एवरेज सैलरी होती है, वो 280,000 से लेकर 500,000 आरएमबी तक दी जाती है। इसके अलावा कुछ और भी सिटीज़ हैं जहाँ पे प्रोविंशियल सब्सिडीज़ बहुत अच्छी हैं। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आप गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आपको आराम से पता चल सकता है कि किस प्रोविंस के अंदर कितनी सैलरी ऑफ़र की जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी आप चाइना में अप्लाई करें पोस्ट डॉक के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि रैंडमली अप्लाई ना करें। पहले आप जाएँ और चेक करें किस प्रोविंस के अंदर अच्छी सैलरीज़ ऑफ़र की जाती हैं एंड देन पहले आप उस प्रोविंस में ट्राई करें। अगर वहाँ पे हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप बाकी प्रोविंसेस में भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ की सैलरीज़ कैसी हैं? क्या इसमें से कुछ सेविंग हो सकती है? यहाँ की हाउसिंग कैसी है? यहाँ की लिविंग कॉस्ट कितनी है? तो मैं वन्स अगेन आपको बताता चलूँ कि ज़ाहिर-सी बात है, चाइना के में जो लिविंग कॉस्ट होती है वो सिटी टू सिटी बहुत ज़्यादा वेरी करती है। अगर आप बड़े शहरों में रह रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, आपकी जो रेंट होंगे, जो आपकी यूटिलिटीज़ होंगी, वो ज़्यादा होंगी और छोटे शहरों में कम होंगी। अलबत्ता मैं आपको एक एवरेज एस्टीमेट बता सकता हूँ। अगर आप छोटी सिटीज़ के अंदर रह रहे हैं, तो आपका जो रूम रेंट होगा वो 2 बेडरूम वाले अपार्टमेंट तकरीबन 1500 से 2500 तक मिल जाता है आपको। जबकि अगर आप बड़े शहरों में हैं, तो आपको 2500 से लेकर 5000 तक मिल जाता है 2 बेडरूम वाला अपार्टमेंट।
सेकंड ये है कि यहाँ पे लिविंग कॉस्ट कितनी है। लिविंग कॉस्ट यहाँ पे अगर आप एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ारते हैं चाइना में अंदर, चाहे आप जिस शहर के अंदर भी हैं, तो आपके 2000 से लेकर 3000 आरएमबी या 3500 आरएमबी के अंदर आप एक बहुत ही अच्छी स्टैंडर्ड लाइफ़ गुज़ार सकते हैं। इट डज़न्ट मैटर कि आप जिस भी शहर में रह रहे हैं। और थर्ड ये क्या एंड ऑफ द डे आपके पास कुछ सेविंग हो जाती है, तो बिल्कुल यहाँ पे जो लिविंग कॉस्ट है वो कंपेयरिंग टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज़ निहायत ही कम है और आप बहुत ही आराम से एक अच्छी सेविंग यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आप फैमिली के साथ चाइना आना चाहते हैं, तो यहाँ की कल्चरल एनवायरनमेंट कैसी है और बच्चों की स्कूलिंग का क्या किया जा सकता है? तो मैं आपको बताता चलूँ कि पहली बात तो ये है कि यहाँ की कल्चरल एनवायरनमेंट निहायत ही मौजूद है, यहाँ पे कोई भी मसला नहीं है, सिक्योरिटी का कोई इश्यू नहीं है, बहुत ही पुरसकून एनवायरनमेंट होती है। हाँ, अलबत्ता जो बच्चों की स्कूलिंग होती है, वो एक बड़ा मसला बन सकती है क्योंकि यहाँ पर जो इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, वो निहायत ही एक्सपेंसिव हैं। और इन इवन बहुत सारी सिटीज़ के अंदर तो ये स्कूल्स बेसिकली हैं ही नहीं और अगर हैं तो पूरे शहर में कोई 1 या 2 स्कूल्स होते हैं, जो कि यूजुअली आपकी रिहाइश से बहुत दूर होते हैं और सेकंडली इवन अगर करीब भी हों तो बहुत सारे जो इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, उनकी फ़ीस बहुत ही हाई होती है। और सेकंड ऑप्शन ये है कि आप बच्चों को चाइनीज़ स्कूल में पढ़ा सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है लैंग्वेज का मसला होता है, तो बेस्ट ये होता है कि आप बच्चों की होम स्कूलिंग कर सकते हैं, अगर बच्चे छोटे हैं तो। तो जब भी आप चाइना आएँ तो बच्चों की एजुकेशन को माइंड में ज़रूर रखिएगा। आपके पास होम स्कूलिंग ही सबसे बेहतर ऑप्शन होती है चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स हैं और अगर आपको चाइनीज़ नहीं आती तो क्या आप सर्वाइव कर सकते हैं? तो पहली बात तो मैं आपको बताता चलूँ कि आप जब भी पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई करते हैं तो आप चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क में अप्लाई करें, लैंग्वेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। और सेकंड बात ये है कि अगर आपको चाइनीज़ नहीं आती तो क्या आप सर्वाइव कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप सर्वाइव कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर या जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके अंदर आपको लैंग्वेज का कोई मसला नहीं होता। ऑलमोस्ट प्रोफ़ेसर्स और स्टूडेंट्स वो इंग्लिश को समझते हैं और काफ़ी हद तक बोल भी सकते हैं। और इसके अलावा ट्रांसलेटर की ऐप्स होती हैं जो कि बहुत ही अच्छा काम करती हैं। तो आप रोज़मर्रा के जितने भी काम होते हैं वो आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं ट्रांसलेटर की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब आप चाइना आ जाते हैं तो आपसे रिसर्च एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं? आपको कितने पेपर पब्लिश करने होते हैं या ऑफ़िस को टाइम कितना देना होता है? तो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप नेशनल पोस्ट डॉक्टोरल सिस्टम के थ्रू आते हैं तो तमाम यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट सेम रिक्वायरमेंट होती हैं। आपको 2 साल में 2 एससीआई पेपर पब्लिश करने होते हैं या 1 एससीआई पेपर पब्लिश करना होता है जिसका एमपीआर फैक्टर 4 या उससे हायर हो। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऊपर-नीचे हो सकती हैं रिक्वायरमेंट्स लेकिन इन इन जनरल यही रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और इसके अलावा ऑफ़िस की टाइमिंग की जहाँ तक बात है तो ये आपके प्रोफ़ेसर पे डिपेंड करता है। यूजुअली टाइम डिफाइन नहीं होता, बस आपको पेपर पब्लिश करने होते हैं। लेकिन कुछ प्रोफ़ेसर जो कि थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, तो वो आपसे प्रॉपर ऑफ़िस टाइम की डिमांड करते हैं, यानी सुबह 8 से 5 बजे तक। इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी दी जा सकती हैं, जैसे कि प्रोफ़ेसर्स आपको कुछ स्टूडेंट को को-सुपरवाइज़ करने को भी कह सकता है। आप कुछ पेपर भी रिव्यू कर सकते हैं। बाद औक़ात आपको कुछ पार्ट टाइम क्लासेस भी दे सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है प्रोफ़ेसर को। अदरवाइज़ जो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो मेनली 2 पेपर ही पब्लिश करना होता है। अगला क्वेश्चन ये है कि जब आप रिसर्च करते हैं, तो आपके जो रिसोर्सेज़ होते हैं या जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं, वो कहाँ से आते हैं? तो ऑब्वियसली वो आते हैं आपके प्रोफ़ेसर की लैब से, आपके प्रोफ़ेसर के प्रोजेक्ट से। आपको खुद से कोई फंडिंग विन करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको खुद से कोई फंडिंग लेने की ज़रूरत नहीं होती। आपके सारे के सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं, वो प्रोफ़ेसर ही पे करता है। हाँ, अलबत्ता आपको एनकरेज किया जाता है कि आप यहाँ पे पोस्ट डॉक प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई करें और इनफैक्ट मैं खुद भी आपको इस बात के लिए एनकरेज करता हूँ कि आप जब भी चाइना आएँ, तो यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स ऑफ़र होते हैं, उन सब के लिए आप मस्ट अप्लाई करें। और अगर आप प्रोजेक्ट विन कर लेते हैं, अगर आप नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट विन करते हैं, तो उसके अलग से बोनसेस दिए जाते हैं, काफ़ी सारे उसके बेनिफिट्स होते हैं। वो जब आप विन करेंगे इंशाल्लाह, तो देन आपको पता चलेंगे, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप विन करते हैं, तो आपकी सैलरी ऑलमोस्ट डबल हो सकती है। अगला क्वेश्चन जिसका ऑलरेडी मैं ऊपर जवाब दे भी चुका हूँ कि क्या यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर आप नेशनल पोस्ट डॉक के थ्रू आते हैं, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं होता। स्पेशल केसेस में हो सकता है, लेकिन वहाँ पे फिर आपकी सैलरी हाफ़ या बल्कि उससे भी कम हो जाती है। अगेन ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। कुछ यूनिवर्सिटी में 3 साल तक एक्सटेंड कर लेते हैं, लेकिन जनरली नहीं एक्सटेंड किया जाता। हाँ, अलबत्ता आप सेकंड टाइप की पोस्ट डॉक के ऊपर आते हैं, जो कि मैं ऊपर बयान कर चुका हूँ, तो उसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया जा सकता है 3 साल से 5 साल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या चाइना में जॉब करने के बाद आप ग्रीन कार्ड हासिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? चाइना के अंदर ग्रीन कार्ड कुछ इस तरह से होता है कि अगर आपको ग्रीन कार्ड हासिल हो जाता है, तो आपको 10 साल का वीज़ा एक साथ ही मिल जाता है। 10 साल में आप कभी भी चाइना में एंटर और एग्ज़िट कर सकते हैं। लेकिन चाइना में ग्रीन कार्ड की जो रिक्वायरमेंट्स और कंडीशंस हैं, वो
प्रोविंस टू प्रोविंस बहुत ही ज़्यादा वेरी करती हैं, इवन सिटी टू सिटी बहुत ही ज़्यादा वेरी करती हैं। कुछ सिटीज़ जैसे कि बीजिंग हो गया, शंघाई हो गया, शेंजन हो गया, ग्वांगझो हो गया, इन शहरों में आपको आसानी से ग्रीन कार्ड मिल सकता है। लेकिन जो बाकी शहर हैं, वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स थोड़ी-सी डिफरेंट हैं। तो वो आप जिस भी सिटी में आएँगे, वहाँ पे आप उनकी रिक्वायरमेंट चेक करके, वहाँ की ग्रीन कार्ड के लिए आप अगर आप एलिजिबल हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ पे आपको नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन के मौके मिलते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे मौके मिलते हैं, जहाँ पे आप अपनी नेटवर्किंग को बढ़ा सकते हैं, अपनी कोलैबोरेशन को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि चाइना में हर साल बहुत सारी नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज़ अरेंज होती हैं। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में हैं, वहाँ से आप जा सकते हैं। आपकी कॉन्फ्रेंस के जो एक्सपेंसेस होते हैं, वो आपका प्रोफ़ेसर पे करता है, आपको प्रोजेक्ट से पे किए जाते हैं। तो वहाँ पे आप जा सकते हैं, मुख्तलिफ़ मुल्कों के प्रोफ़ेसर के साथ, रिसर्चर्स के साथ आप मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, कोलैबोरेशन बढ़ा सकते हैं अपनी। और आखिरी क्वेश्चन ये है कि अगर कोई चाइना से पोस्ट डॉक अवेल नहीं कर सकता या वो किसी और मुल्क से पोस्ट डॉक करना चाहता है, तो क्या उसके पास अपॉर्च्युनिटीज़ हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल उसके पास बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और स्पेशली आजकल यूएसए के अंदर बहुत सारी पोस्ट डॉक पोज़ीशंस को ऑफ़र किया जा चुका है, तो आप उनको चेक कर सकते हैं और मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स दे दूँगा, जिसमें बहुत सारी जो पॉपुलर पोस्ट डॉक्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आखिर में इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि इट डज़न्ट मैटर कि आपकी एज क्या है और आपने पीएचडी कब मुकम्मल की थी, आप हमेशा ही एलिजिबल हैं, आप ज़रूर अप्लाई करें पोस्ट डॉक के लिए। आप यहाँ पे एक अच्छी सैलरी के साथ और एक अच्छे खूबसूरत एनवायरनमेंट के साथ एक बिल्कुल नए कल्चर को एन्जॉय कर सकते हैं, तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन जो मुझसे रह गया हो, तो आप मुझे कमेंट्स में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उनको भी आंसर करने की कोशिश करूँगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल हो सके। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।